प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का अपनी संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज हम सभी लोग इस संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह आपकी परीक्षा 1 जुलाई 2026 को संपन्न हुई थी और किसी कारणवश हम प्रश्न पत्र को नहीं हल कर पाए थे। मेरे पास समय का अभाव रहता है, तो आज समय मिला है, हम सोचे कि चलते हैं इस संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि कुल 70 धन 20 धन 8 यानी कि इतने टाइप के प्रश्न हैं आपके। तो समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80। इस सब आप लोग निर्देश है पढ़ सकते हैं। अब हम लोग सीधे प्रश्नों पर आएंगे। बच्चों, एक सूचना है आपके लिए, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा रहेगा कि आप चैनल पर जा कर के कोई भी प्रश्न पत्र, कोई भी वीडियो देख सकते हो, और कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखेगा उसी को देख सकते हैं, और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अपने मनपसंद का कोई भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधे अब अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें 70 प्रश्न दिया है। उसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी कि 40 क्वेश्चन करना है आपको। 40 करोगे तो 40 नंबर मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है, मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक हैं। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न दूसरा है कि पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आपका विकल्प सी सही है, गंगा। तीसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। हो सकता है किसी परीक्षा में मुंडकोपनिषद ना दे करके अथर्ववेद दे दिया जाए, तो अथर्ववेद आपका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, बीत शोका का हिंदी में अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो बीत शोका का अर्थ होता है शोक रहित। विकल्प ए सही है, शोक रहित। अगला प्रश्न है, समुद्रे पद में कौन सी विभक्ति है? तो समुद्रे पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आपका विकल्प बी सही है, सप्तमी विभक्ति। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। नान्यः पद में कौन सी संधि है? तो नान्यः पद में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ना धन अन्य, यानी कि ना का आ और ए आ मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया है, तो दीर्घ स्वर संधि हुई। अगला प्रश्न है, पात्रेण पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पात्रेण पद में तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो आपका विकल्प ए सही है, तृतीया विभक्ति। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल है? तो बताइए। अभी इसके पहले दीर्घ स्वर संधि आप लोग देखे हैं, जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा न धन अनृत, अनृत। तो यहाँ देख सकते हैं, ना में ह्रस्व आ है और अनृत में आ ह्रस्व आ है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो गया है। तो आपका विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी सही है, अ धन अ। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उपनिषद प्रकट करता है।
विकल्प सी सही है, उपनिषद। अगला प्रश्न है, सभी तपस्या का परम लक्ष्य है डॉट डॉट। तो सभी तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा। विकल्प सी सही है, परमात्मा। प्रश्न संख्या 11 है, किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है? तो गांधी सेतु गंगा नदी के तट पर स्थित है। आपका विकल्प सी सही है, गंगा नदी। प्रश्न संख्या 12 है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कुलगृहम किसको कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। आपका विकल्प ए सही है, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 16 है, महीतल तिलकम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। आपका विकल्प डी सही है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो पुराणों में बच्चों पटना का नाम पुष्पपुर था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था? तो किसके समीप? पाटलिपुत्र के समीप होता था। विकल्प बी सही है, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 19 है, किस वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। विकल्प बी सही है, गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो वर्तमान में दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। विकल्प सी सही है, दुर्गा पूजा में। अगला प्रश्न है, यह गांव महानगर बनेगा किसने कहा था? तो बुद्ध ने कहा था। विकल्प बी सही है, बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं पाई जाती हैं? तो आपके चैप्टर में जो दिया गया है 5 ऋषिकाओं का नाम दिया गया है। तो विकल्प बी सही होगा, 5। अगला प्रश्न है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपके पठित पाठ के आधार पर 24 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है। विकल्प बी सही है, ऋग्वेद में। यानी कि 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। विकल्प बी सही है। प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग है। यानी कि प्रति धन एकम। अगर यहाँ पर संधि पूछा जाए तो यड़ संधि है। यहाँ ई के स्थान पर या हुआ है और या पे ए जुड़ जाएगा। यहाँ जब ता में से ई निकल जाएगा तो ता आधा हो जाएगा और ए इसमें जोड़ देंगे बच्चों, बन जाएगा आपका प्रत्येकम। तो प्रत्येकम में अगर संधि पूछी जाए तो यड़ संधि है और उपसर्ग पूछा जाए तो प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, विद्यापति कैसे कवि थे? तो विद्यापति लोकप्रिय कवि थे। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं? तो मैथिली के अतिरिक्त संस्कृत में विद्यापति की रचनाएं हैं। विकल्प डी सही है, संस्कृत में। प्रश्न संख्या 27 है, नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को रिप रूप में मानते हैं। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। विकल्प सी सही है, मिथिला। अगला प्रश्न है, श्रुत्वा अव्यय में
निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आलसियों के सुख को देखकर वहां कौन लोग आ गए? तो आलसियों के सुख को देखकर वहां पर धूर्त लोग आ गए। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आलसियों का रक्षक निम्न में से कौन होता है? तो आलसियों का रक्षक दयालु व्यक्ति होता है। विकल्प बी सही है, दयालु। अगला प्रश्न है, कुल आलसियों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों कुल आलसियों की संख्या 4 थी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की रक्षा कौन करता है? तो बच्चों की रक्षा माता करती है। विकल्प बी सही है, माता। अगला प्रश्न है, चुपचाप क्यों नहीं रहते? किस आलसी ने कहा? तो चतुर्थ आलसी ने कहा। विकल्प डी सही है, चतुर्थ। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो नीलोत्पलम यानी कि बच्चों नीले कमल को नीलोत्पलम कहा जाता है। विकल्प बी सही है, नीले कमल। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारई पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो शास्त्रकारई तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, करण अर्थ में शास्त्रकारों के द्वारा। अगला विकल्प भी सही है, शास्त्रकारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, इतस्ततः पद से किसका बोध होता है? तो इतस्ततः पद से अव्यय का बोध होता है। विकल्प सी सही है, अव्यय। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी था। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, वागाम्भृणी किस वेद से संबंधित हैं? तो अथर्ववेद से संबंधित हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो विजयांका को कहा गया है। विकल्प डी सही है, विजयांका। अगला प्रश्न है, संस्कृत लेखिका समस्त पद में निम्न में से कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही है, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, शीला भट्टारिका का संबंध भारत के किस भाग से है? तो किस भाग से है? दक्षिण भाग से है। विकल्प सी सही है, दक्षिण। अगला प्रश्न है, विजयांका का समय कब माना जाता है? तो विजयांका का समय 8वीं सदी माना जाता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल की कवयित्री निम्न में से कौन है? तो पुष्पा दीक्षित। विकल्प ए सही है, पुष्पा दीक्षित। बच्चों देखिए प्रश्न की बारीकी, यहाँ वर्तमान काल पूछा है तो पुष्पा दीक्षित होगा। अगर आधुनिक पूछता तो बच्चों आधुनिक में ए भी सब आ जाती, लेकिन वर्तमान काल पूछा है तो इसमें सबसे नवीनतम कौन है? पुष्पा दीक्षित हैं। यानी कि इसमें सबसे नवीन पुष्पा दीक्षित हैं। विकल्प ये सही होगा, पुष्पा दीक्षित। अगला प्रश्न है, नंस्यति पद में कौन सी धातु है? तो बच्चों नंस्यति पद में नम धातु है, नमस्कार करने के अर्थ में। और जो यहाँ नंस्यत रूप बना है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सा लकार? लिट लकार, भविष्यत काल के अर्थ में नंस्यत, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, गच्छेयु पद में कौन सा लकार है? तो गच्छेयु पद में विधिलिंग लकार है, यानी कि विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। अगला प्रश्न है, अहसन पद का पुरुष और वचन निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों अहसन जो है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, अहसन। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पठ पद किस लकार से संबंधित है? तो पठ पद लोट लकार से संबंधित है।
यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है पठ। अगला प्रश्न है अनुज्ञा किस लकार में आता है? तो अनुज्ञा लोट लकार में आता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है बालकेशु पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो बालकेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, बालकेशु रामेशु। अगला प्रश्न है कवि पद किस वचन से संबद्ध है? तो कवि शब्द बच्चों द्विवचन का रूप है, यानी कि प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन दोनों में कवि कवि बनेगा। अगला प्रश्न है साधून पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो बच्चों साधून में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है पितृन पद का विभक्ति और वचन निम्न में से कौन से हैं? तो पितृन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है यद्यपि अव्यय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो यद्यपि अव्यय में कौन सी संधि पूछा है? तो कौन सी संधि है? यड़ संधि है। यदि धन अपि, इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि बराबर यद्यपि। संधि कौन सी है? तो यड़ संधि है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है लोको अयम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो हो जाएगा लोको धन अयम, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है बालोदत में कौन सी संधि है? तो पूर्व रूप संधि है, विकल्प डी सही है, पूर्व रूप। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण गुण है? तो कौन सा वर्ण गुण है? ओ गुण है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है गंतव्यम और गमनीयम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों दोनों का अर्थ होगा चाहिए अर्थ में, यानी कि क्या होगा? जाना चाहिए। गंतव्यम माने जाना चाहिए, गंतव्यम माने भी जाना चाहिए और गमनीयम माने भी जाना चाहिए। अगला प्रश्न है संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या कहा जाता है? तो विभक्ति कहा जाता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में बच्चों कारक के 6 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यानी कि संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है संस्कृत में। इस प्रकार संस्कृत में अगर पूछा जाए कारकों की संख्या कितनी है तो आपको 6 बताना है। अगला प्रश्न है संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि विकल्प डी सही है, 8। अगला प्रश्न है विभिन्न पदों का एक हो जाना क्या कहा जाता है? तो बच्चों विभिन्न पदों का एक हो जाना समास कहा जाता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो परिमाण बताने के लिए बच्चों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, विकल्प सी सही है, प्रथमा विभक्त। प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्रे प्रथमा एक सूत्र है बच्चों, उसी सूत्र से परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है सह बनम गच्छति, बनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो बच्चों द्वितीय विभक्ति है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है असत्यम पद में कौन सा समास है? तो असत्यम पद में नए समास है, विकल्प बी सही है, ना सत्यमित असत्यम, नए समास। अगला प्रश्न है मह्यम का मूल शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो मह्यम का क्या है? अस्मद, क्या बनेगा? अस्मद, विकल्प बी सही है, अस्मद। अगला प्रश्न है क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है
श का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तालु। विकल्प सी है तालु। बच्चों इसीलिए इसको हम कौन सा सा बोलते हैं? तालव्य सा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। विकल्प बी सही है। बच्चों व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो पंचम 25, 5 का 5 से गुणा कर दीजिए तो 25 वर्ण। अगला प्रश्न है, या निम्न में कौन सा वर्ण है? तो या बच्चों कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। विकल्प बी सही होगा, अंतस्थ। अगर ये पूछा जाता अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको 4 उत्तर लगाना था, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं बता देते हैं। या, वा, रा, ला, ये क्या है? अंतस्थ। अगर ऊष्म वर्ण पूछा जाए तो ऊष्म वर्ण में तीनों सा और हा आते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका बहुविकल्पी 70 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्नों पर। लघुत्तरी प्रश्न है, पहला है, दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है और उसे कैसा बताया गया है? तो बच्चों बाय मिस्टेक हम इसका उत्तर ऊपर लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं और आप लोग इसको नोट कर सकते हो कॉपी पर। और सभी लोग कॉपी पेन ले लें। जो बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हों वो कॉपी पेन ले लें और प्रश्न लिखें, उसके नीचे उत्तर लिखें। तो पूछा है मंगलम पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है और उसे कैसा बताया गया है? तो बच्चों मंगलम पाठ में सत्य और परमात्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है और परमात्मा ही इस संसार के आधार हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। बच्चों ये पहला उत्तर है, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। विद्वान नाम रूप छोड़कर कैसे परमात्मा के पास चले जाते हैं? तो विद्वान व्यक्ति यानी कि यहाँ से 1 मिनट। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष है अपने नाम और रूप अर्थात अहंकार को त्याग कर दिव्य परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, वह कैसा है? तो यहाँ महान पुरुष से तात्पर्य परमात्मा से है। वे प्रकाश स्वरूप और परमात्मा से परे हैं। उन्हें जानकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मोक्ष का कोई दूसरा और मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितने वर्षों पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, पटना के विषय में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? तो यह गांव पाटलिपुत्र भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन इसे हमेशा कलह, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। प्रश्न संख्या 7 है, राजा अशोक के समय पटना कैसा था? तो राजा अशोक के समय पटना का वैभव अत्यंत समृद्ध था। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना के बारे में क्या कहा गया है? तो काव्य मीमांसा में लिखा गया है कि यहाँ प्राचीन काल में उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि
पिंगल और व्याड जैसे महान विद्वानों ने ज्ञान प्राप्त कर ख्याति अर्जित की। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस राजा के समय में होता था? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के समय में होता था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना की स्थिति कैसी थी? तो मध्यकाल में पटना की स्थिति अच्छी नहीं थी। लगभग 1000 वर्ष तक यह नगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। प्रश्न संख्या 11 है, पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो पटना के दर्शनीय स्थलों में उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। प्रश्न संख्या 12 है, पहला आलसी आग लगने पर क्या कहा? तो पहला आलसी क्या कहा? अहो, यह कैसा कोलाहल है। प्रश्न संख्या 13 है, वीरेश्वर क्या सोचकर दानशीलता और कारुणिकता दिखाता था? तो वीरेश्वर मानता था कि असहायों और अनाथों में आलसी सबसे प्रमुख होते हैं, इसलिए वह उन्हें भोजन और वस्त्र दान करता था। प्रश्न संख्या 14 है, अलस कथा समाज के किस दुर्गुण को दिखा रही है? तो यह कथा आलस नामक मानवीय दुर्गुण को दिखाती है और सिखाती है कि आलसी व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहायता के जीवित नहीं रह सकता है। प्रश्न संख्या 15 है, कृत्रिम आलसी वहां कैसे पहुंचे? तो मुफ्त का भोजन और सुख सुविधाएं देखकर धूर्त लोग कृत्रिम आलस दिखाकर वहां पहुंच गए। कहाँ? आलसशाला में। प्रश्न संख्या 16 है, आलसियों की रक्षा करने वाला कौन होता है? तो आलसियों की रक्षा करने वाला केवल दयावान कारुणिक व्यक्ति होता है। प्रश्न संख्या 17 है, मैत्रेयी कैसी महिला थी? उनके पति कौन थे? तो मैत्रेयी एक दार्शनिक रुचि वाली महिला थी। इनके पति का नाम याज्ञवल्क्य था। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का क्या योगदान है? तो उत्तर है, वैदिक काल से ही संस्कृत साहित्य में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद की कई ऋचाएं ऋषिकाओं के द्वारा रचित हैं। प्रश्न संख्या 19 है, दक्षिण भारत के 5 संस्कृत लेखिकाओं और कवियत्रियों के नाम लिखें। तो विजय भट्टारिका या विजयांका, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, भद्रांबा और राम भद्रांबा आदि। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संस्कृत की प्रसिद्ध कवियत्रियों के नाम लिखें। तो वर्तमान में पंडिता क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रमुख हैं। बच्चों, इसके पहले भी हम आपको बताए थे, जो 4 विकल्प दिया गया था वहाँ भी वर्तमान ही पूछा था, लेकिन वहाँ चारों विकल्प में आपको पुष्पा दीक्षित लगाना था, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ वर्तमान में हम पंडिता क्षमाराव को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि 1856 के आसपास इनका जन्म माना जाता है और 1900 कुछ ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी पंडिता क्षमाराव की। तो पंडिता क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रमुख हैं, यानी कि वर्तमान काल में इनका नाम हम लिख सकते हैं। अब बच्चों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 4 पंचम 20, यानी कि 20 नंबर का ये था। मंगलम पाठ के किसी एक श्लोक को लिखकर उसका अर्थ लिखें। पटना को सरस्वती कुलगृहम क्यों कहा गया? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक क्या बताना चाहता है, ये सब देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको ज़्यादा हम जूम करेंगे तो ये ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम गलती किए हैं कि एक ही पेज पे सब लिख लिए हैं, यही गलती की है बच्चों। यहाँ देखिए, इससे ज़्यादा ये हो ही नहीं रहा है। तो मंगलम पाठ के एक श्लोक का अर्थ लिखें, ठीक है। श्लोक हम ऐसे बच्चों, आप लोग हम बोल रहे हैं,
आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ये पीपीटी जो हमारी है, थोड़ा हम एक ही पेज में सारा बना लिए तो ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे तो ब्लर हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। मंगलम पाठ का एक श्लोक और उसका अर्थ लिखें। तो बच्चों, आप श्लोक को लिख सकते थे, सभी को याद भी रहा होगा, लिखे भी होंगे। तो यहाँ बस आपको उत्तर हमें बताना है, तो कोई भी उत्तर बता सकते हैं। तो आप लोग पहला श्लोक ही लिख सकते थे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अभितम मुखम तस्य पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। बच्चों, इसको हम लाख कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा से बड़ा हो जाता तो सही था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या किया जाए? साफ साफ दिख नहीं रहा है। चलिए एक बार पुनः, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कोई भी श्लोक आप लिख सकते थे। तो यहाँ की, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दें। अगला प्रश्न था, प्रश्न इसमें से हम देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न दूसरा हाँ, दूसरा क्या प्रश्न है? 22। सरस्वती पटना को सरस्वती कुलगृहम क्यों कहा गया है? वैसी गलती नहीं करेंगे हम। मुझे पता नहीं था कि फैलेगा नहीं, ब्लर हो जाएगा, अच्छा साफ नहीं दिखेगा स्पष्ट। तो पटना प्राचीन काल से ही, हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हो, और जिसकी सुनने की इच्छा होगी केवल वो सुन सकता है, ठीक है। तो पटना प्राचीन काल से ही शिक्षा और विद्वानों का केंद्र रहा है। यहाँ पाणिनि, पिंगल, ब्याडी और पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने ज्ञान प्राप्त कर प्रसिद्धि पाई। इसीलिए इसे सरस्वती का कुलगृह कहा गया है, अर्थात सरस्वती का घर कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का उद्देश्य। एकदम से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, जब हमें नहीं दिख रहा तो आप लोगों को कहाँ से दिखेगा? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का उद्देश्य। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि संस्कृत साहित्य के विकास में केवल पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की लेखिकाओं के योगदान को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, कारुणिक आलसी। बच्चों, प्रश्न यहाँ से ही देखना पड़ेगा, एक मिनट, मेरे पास प्रश्न पत्र है, मैं उसमें से देख लेती हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, वास्तविक आलसी कृत्रिम आलसी से कैसे भिन्न थे? क्या कुछ दिख ही नहीं रहा है, उल्टा सीधा दिख रहा है। वास्तविक आलसी कृत्रिम आलसी से कैसे भिन्न थे? तो अलस कथा पाठ के आधार पर अलसशाला में आग लगाई गई, तब बनावटी या कृत्रिम आलसी डर कर भाग गए, लेकिन 4 वास्तविक आलसी आग लगने पर भी वहीं सोए रहे और आपस में बातें करते रहे। दूसरे क्षम्यता, इससे उनकी वास्तविकता की पहचान हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। मंगलम पाठ पढ़कर मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है? प्रश्न संख्या 25 है। तो मंगलम पाठ पढ़कर मन में कैसा भाव उपलब्ध होता है? तो आध्यात्मिक शांति का भाव उत्पन्न होता है। यह हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 26 है,
विद्यालय में वृक्षारोपण करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। बच्चों ये तो क्या बताएं हम, आप क्या मेरी ही गलती है, आप लोगों की क्या गलती इसमें है? ठीक है, सारा परिश्रम बेकार हो गया। तो बच्चों एक आवेदन लिखना था, आप लोग लिख सकते हो। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। कोई भी विद्यालय का नाम, आप अपने विद्यालय का नाम नीचे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर राजकीय उच्च विद्यालय लिखा है। ठीक है, तो विद्यालय विषय क्या है? विद्यालय परिसरे वृक्षारोपणार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, तो महोदय सबने निवेदनम अस्ति यत् आगामी सोमवासरे वयं विद्यालये वृक्षारोपणं कर्तुम् इच्छामः, अतः भवन्तः अनुमति प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु। भवता आज्ञाकारी छात्र। आप अपना नाम नीचे लिख सकते हो, XYZ जो भी आपका नाम हो। कक्षा 10वीं यानी कि 10 का प्रश्न पत्र था, तो कक्षा 10वीं लिख सकते हो। आगे प्रश्न था बच्चों, स्वर संधि के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट करें। वैसे भी बच्चों छोटी कक्षाओं में आप बस इतना ही जानो, स्वर संधि के मुख्य रूप से बच्चों 5 भेद माना जाता है। ठीक है, 1 मिनट। तो पहला दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में जैसे कार्यधन आलय कार्यालय, विद्याधन आलय विद्यालय, बधूधन उत्सव बधूत्सव, मुनिधन ईसा मुनीसा, ये सब दीर्घ स्वर संधि हैं। यड़ संधि में बच्चों, अच्छा इसमें स्वर संधि के भेदों को सुधारण स्पष्ट कर, अच्छा भेद और उदाहरण ही लिखना था, कोई बात नहीं। तो वैसे भी देखते हैं कितना समय हुआ है। 37 मिनट की वीडियो हो गई है, 1 मिनट चला भी गया, 1-2 प्रश्न रह गया तो PDF चला ही गया। 1 मिनट, PDF को आने दीजिए। चलिए, सुनाई वैसे भी नहीं दे रहा, वैसे भी नहीं दे रहा बच्चों, तब तक आप लोग सुनते रहिए। स्वर संधि का भेद पूछा जा रहा है, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, 1 मिनट खुला ही देते हैं। बहरहाल इसमें दिख नहीं रहा है, इसको खोलने से कोई मतलब नहीं, फिर भी आ गया PDF। चलिए ठीक है, पूरा प्रश्न पत्र हम लोग हल कर ले गए, बस लास्ट प्रश्न पे चल रहे हैं। स्वर संधि के भेद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि बच्चों, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब अकह सवड़े दीर्घ इसका सूत्र है, यानी कि चाहे ह्रस्व अ ई उ री, यानी कि इन्हीं के समान वर्ण आए दोनों, चाहे ह्रस्व या दीर्घ, इससे मतलब नहीं है, बस समान वर्ण होना चाहिए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। उदाहरण आप लोगों को पहले ही बता दिए, जैसे कार्यधनालय कार्यालय कार्यालय, विद्याधनालय विद्यालय, मुनिधनीसा मुनीसा, बधूधन उत्सव बधूत्सव से बताए ना, तो ये सब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर बच्चों यड़ संधि देख लीजिए। ठीक है, इसका सूत्र है इको एड़ची, यानी कि एक प्रत्याहार के बाद जब असमान वर्ण आता है तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, नहीं एक के स्थान पर, यानी कि इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है। ई रहेगा तो या हो जाएगा,
उ रहेगा तो उ का वा हो जाएगा, री रहेगा तो री का रा हो जाएगा, ली रहेगा तो ली का ला हो जाएगा। यड़ में यही 4 वर्ण आते हैं, ठीक है। यानी कि जब ई उ री ली के बाद असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। अब जैसे प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, यदि धन अपि, यद्यपि, ये किसका उदाहरण है, यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब अयादि संधि, अयादि संधि में एचो अय वावाह, एचो अय वायावाह इसका सूत्र है। यानी कि यदि मतलब एच प्रत्याहार के बाद जब कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ हो जाता है। यानी कि एच प्रत्याहार में बच्चों कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए ऐ ओ औ। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ हो जाता, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ हो जाता है, ठीक है। जैसे पोधन अनह, पौना, ये किसका उदाहरण है, अयादि संधि का है। वृद्ध संधि में वृद्ध रेच, इसका सूत्र है, 1 मिनट, इसमें वृद्ध संधि में क्या होता है बच्चों, अ या आ के बाद जब ए ऐ ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, ए का ऐ ओ का औ हो जाता है। जैसे एक धन एक बराबर एक का एक। अब आपका कौन सा बचा है, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गई, यड़ संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, गुण संधि बची है बच्चों। इसका सूत्र है आद गुड़ा, क्या है, आद गुड़ा। इसमें आ या आ के बाद जब ई या ई, उ या उ, री आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, किसका उदाहरण है, गुड़ का है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, जब आद गुड़ा अ या आ के बाद जब ई उ या री आए तो दोनों मिलकर ए ओ अर हो जाता है। यानी कि जब ई आएगी, आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ और उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, आ और री मिलेगा तो अर हो जाएगा। जैसे महाधन ऋषि महर्षि, महाधन उदया महोदया, देवधन इंद्र देवेंद्र, रमाधन ईशा रमेशा, महाधन ईशा महेशा, ये किसके उदाहरण है, गुण संधि के। यानी कि आप लोग दीर्घ स्वर संधि भी देख लिए, यड़ संधि देख लिए, अयादि संधि देख लिए, वृद्धि संधि देख लिए, और कौन सा बचा है, गुण संधि, गुण भी देख लिए। वृद्धि देखे, यड़ देखे, अयादि देखे, गुण देखे, और यानी कि तो मेरे समझ से तो सब हो गया, वृद्धि हो गया, अयादि भी हो गया, यड़ भी हो गया, गुण भी हो गया, यहाँ देख सकते हैं सब। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण यहाँ ऊपर है, और फिर इधर है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक है, यड़ संधि। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 27। अच्छा, अभी एक और है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें।
चलिए देखते हैं, हम लोग अनुवाद भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक आपको ना हम बस एक सरसरी निगाह से प्रश्न पत्र इसको हल करवाए हैं। पीपीटी वगैरह बनाने का मेरे पास समय नहीं रहता है। ठीक है, और दूसरे भी वो गलती कर दिए, पीपीटी आप लोगों को स्पष्ट दिखी नहीं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार से इस चीज़ का ध्यान दूंगी कि पीपीटी वगैरह बनाऊँ तो स्पष्ट दिखे, उसका अलग अलग पेज बनाओ। अब एक ही पेज पे सारा क्वेश्चन बना दिए, वो लंबा हो गया। इस पेज की अपेक्षा वो लंबा हो गया तो ब्लर हो गया, उसका आगे खुला ही नहीं। तो चलिए हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। वह वहाँ कब गई, वह वहाँ कब गई, तो सा तत्र कदा अगच्छत्, मैं तो वहाँ जाऊंगा। अहम तु तत्र गमिष्यामि, मेरी बहन सप्तम वर्ग में पढ़ती है। तो मम भगिनी सप्तम कक्षायां पठति, मम भगिनी सप्तम कक्षायां पठति, मम भगिनी सप्तम कक्षायां पठति, मेरी भगिनी सप्तम वर्ग में पढ़ती है। अगला है कल क्या होगा, श्वः किम भविष्यति, कल क्या होगा, श्वः किम भविष्यति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बच्चों ये सरसरी निगाह से इसलिए हल किए हैं कि कोई भी बच्चा यदि यूट्यूब पे डाले तो उसको संपूर्ण हल मिल जाए। ठीक है, भले ही स्पष्ट पीपीटी नहीं दिखी, लेकिन मेरी आवाज़ तो आप लोगों को स्पष्ट सुनाई ही दे रही होगी। तो जैसे कुछ बालिकाएं हैं, उनको घरेलू जिम्मेदारी रहती है, खाना बनाना, बर्तन धुलना। बच्चे भी हैं, कुछ कर रहे हैं, माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, हेडफोन लगा लेना और जितना प्रश्न पत्र हल करवाए हैं सब सुन लेना एक बार। और जिसके पास समय है तो तैयारी के साथ बैठे और इस प्रश्न पत्र के जो विषय निष्ठ प्रश्न है उनके उत्तरों को नोट करें एक कॉपी में। हो सकता है अगले परीक्षा में, अगले एग्जाम में इसमें से कुछ प्रश्न आपका रिपीट हो जाए, और हर एग्जाम में ही रिपीट होता ही होता है, तो इसलिए पुराना प्रश्न हल जरूर करना चाहिए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।